वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो 26 मार्च को गणित का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 डाला था जिसके अंदर हमने 1 से लगाकर 7 चैप्टर थे, उनके जितने भी फॉर्मूले और उनकी जो भी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट थी उन सभी को देखा था। आज हम 8 से लगा करके आगे के जितने भी चैप्टर है 14 तक, यानी 8 से 14 तक 7 चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले और जितनी भी परिमेय इंपॉर्टेंट है उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों यहाँ पर देखो, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी बच्चों समकोण त्रिभुज के अंदर जो भी न्यून कोण होते हैं यानी जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है, अगर उनका हम अध्ययन करते हैं तो बच्चों क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति का परिचय कहलाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पर जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है? उसकी आधार। और ऊपर वाली भुजा क्या हो जाएगी? उसकी लंब हो जाएगी। तो बच्चों इनको हम कर्ण को कैसे लिखते हैं? लंब को एल से और आधार को ए से लिखते हैं। यानी अगर हमें पता है कि लाल कक्का, तो बच्चों हम इनसे इनके जो भी फॉर्मूले उनको याद रख सकते हैं। बच्चों एक इस प्रकार से भी याद रखें कि साइन कोस टेन, उसके बाद हो जाएगा कोसेक सेक और कोट थीटा। यानी अगर साइन की बात करें तो क्या हो जाएगा? लंब बटे हुए कर्ण। अगर कोसेक की बात करें तो कर्ण बटे हुए लंब। कोस की बात करें तो आधार बटे हुए कर्ण, और सेक की बात करें तो कर्ण बटे हुए आधार। टेन की बात करें तो लंब बटे हुए आधार। अगर कोट की बात करें तो आधार बटे हुए लंब। यानी साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोसेक होता है। कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो बच्चों साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटे हुए कर्ण हो गया। इसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चों? हमारे पास कोसेक बन जाएगा। यानी कर्ण ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। यानी आधार बटे हुए कर्ण है तो कर्ण बटे हुए क्या हो जाएगा? आधार। टेन क्या होता है? लंब बटे हुए आधार। टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोट होता है। यानी आधार बटे हुए क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अगला है इसके व्युत्क्रम की बात करें तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बटे वे कोसेक थीटा। तो बच्चों इस प्रकार अगर कोसेक का चाहिए तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी इनको आपस में गुणा कर दो। तो कोसेक इधर आ जाएगा, सेक साइन का चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और अगर हम इनको बच्चों देखो, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे वे साइन थीटा। अगर मुझे किसका मान चाहिए? 1 का, तो मैं इन दोनों को वज्र गुणा कर दूं, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। हमें पता है कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो इन दोनों को क्या करो, अगर इन दोनों की जगह चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा बराबर 1 बटे वे कोस थीटा। अगर दोनों को आपस में गुणा करोगे, वज्र गुणा करने पे एक फॉर्मूला और क्या बन जाएगा? कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो इन दोनों को गुणा कर दो, टेन थीटा कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 1 के बराबर होता है। अगला है बच्चों हमारे पास, अगला कि यहाँ पर त्रिकोणमिति की सारणी थी। ये बच्चों हमने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर पूरा समझाया कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। फिर भी बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 60 और 90 डिग्री होता है। इसका पाई मान, यानी बच्चों आपको रेडियन के अंदर पता होना चाहिए। अगर कोई डिग्री दे रखी उसको पाई में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो। तो 0 को पूरे से गुणा करो, क्या हो जाएगा? 0। अगर मुझे 45 का मान निकालना पाई के अंदर तो पाई बटा 180 से गुणा कर दो, और 45 का 4 गुना क्या होता है बच्चों? 180। तो पाई बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मुझे वापस पाई बाई 4 है, इसको मुझे वापस किस में कन्वर्ट करना है? कोण में। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? 180 बटा पाई से गुणा कर दूंगा। पाई से पाई कट गया, इसको इससे काटो, कितनी बार कटेगा बच्चों? 45 बार। यानी आप इस तरह से इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। एक चीज और है बच्चों, अगर 0 में किसी संख्या का भाग दोगे, यानी ऊपर 0 है तो हमेशा क्या आएगा? 0। अगर नीचे 0 है, ऊपर कोई संख्या है, नीचे 0, तो हमेशा क्या मिलेगा बच्चों? इन्फिनिटिव मिलेगा। इसी प्रकार आप एक केवल साइन की टेबल याद रख लो कि 0 और 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2 और 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोस होता है। तो इसको पीछे से लिख दो, यानी पहले 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यानी इसको साइन को पीछे से लिखा तो क्या मिल गया मुझे? कोस मिल गया। टेन क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बटे वे कोस थीटा होता है। यानी 0 में 1 का भाग दो, क्या मिलेगा? 0। इसमें इसका भाग दो, 2 से 2 कट गया, क्या बनेगा? 1/√3। इसमें भाग दो साइन में कोस का, तो बच्चों √2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। इसमें इसका भाग दो साइन में कोस का, भाग दो, कितना बच जाएगा? √3। 1 में 0 का भाग दो, क्या मिलेगा? इन्फिनिटिव। और बच्चों टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो इसको पीछे से लिख दो, यानी इन्फिनिटिव, फिर √3, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 और 0। अगर बात करें बच्चों यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है ना, इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं।
इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो लिखा हुआ नहीं, ये कोसेक थीटा होगा। यहाँ क्या होगा बच्चों, कोसेक थीटा होगा यहाँ पर ये। क्योंकि देखो अगर अब क्या करना है, हमें पता है कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन को उल्टा कर दो, यानी बच्चों यहाँ पर 0 है, पहले उसके नीचे 1 लिख के फिर उल्टा करो, तो 1 में 0 का भाग दो, क्या मिलेगा बच्चों, इन्फिनेटिव। इसी प्रकार 1/2 है, इसको उल्टा कर दो तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/√2 है, इसको उल्टा करो, क्या आ जाएगा, √2। √3/2 का उल्टा करो, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 1/1 है, 1 को उल्टा करो, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक। इसको बस पीछे से वापस लिख दो, 1 2/√3, √2 2 और इन्फिनिटिव। तो बच्चों इस प्रकार से हम ये सारणी बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको बच्चों कलम ने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर इसको डिटेल में बताया है, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। 3 से 4 नंबर फिक्स है बच्चों, अगर आपने ये टेबल लर्न कर ली तो। अगला है इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाने वाला है, तो बच्चों जितने भी त्रिकोणमिति के सर्वसमीकरण वो आपको पता होनी चाहिए। पहला है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। यानी मान लो कहीं पे अगर मुझे ऐसा दे देगी साइन 45 और कोस स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा बच्चों, 1 होगा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, 45। इस पूरे के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला है बच्चों, अगर मुझे किसका मान चाहिए, साइन का चाहिए, मैं कोस को उधर ले जाऊं तो कोस किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मुझे कोस का चाहिए तो मैं साइन को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बच्चों हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर मुझे 1 का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टेन को उधर लेके जाऊं, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से हम फॉर्मूले और बना सकते हैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अगर 1 का मान चाहिए तो कोट को उधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से आप एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगला बच्चों यहाँ पर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यानी बच्चों यहाँ पर हमें देखो 2 चीजें पढ़नी। पहला तो है उन्नयन कोण क्या होता है। तो बच्चों अगर कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर देखे, यानी उसकी आंख नीचे से ऊपर की ओर हो, तो बच्चों कौन सा कोण बनता है, वहां पर उन्नयन कोण बनता है। बच्चों पिछली बार 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का चित्र बनाना है और बताना है कि ये क्या होता है। तो बच्चों जब भी क्षैतिज से अगर कोई आदमी दृष्टि रेखा से ऊपर की ओर देखे, वस्तु यानी ऊपर की ओर हो, तो बच्चों कौन सा कोण बनता है, वो उन्नयन कोण बनता है। यानी क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है, जब आंख क्या हो बच्चों, नीचे से ऊपर की ओर हो। अगला है अगर हम बात करें अवनमन कोण, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण हो, जब हमारी आंख क्या हो, ऊपर से नीचे की ओर देख रही हो, तो कौन सा कोण बनेगा बच्चों, अवनमन कोण। एक चीज याद रखनी, जब भी हमें अवनमन कोण दे रखा है तो बच्चों हमें उसे यूनियन कोण में बदलना है। कैसे बदलेंगे, ये वाला और ये वाला बच्चों कौन सा कोण हो जाएगा, हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। माना कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितने का हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है। अगली चीज है बच्चों, यहाँ पर 2 चित्र है, आप दोनों चित्र को ध्यान से देखें, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज समझने लायक है। मैं अगर यहाँ पे नाम दूं कि ये ए है, ये कोण बी है और ये कोण क्या है, सी है, तो बच्चों अगर मैं इस कोण की बात करूं, कोण ए की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार दिया होता है कोण ए लो कोण सी लो, तो बच्चों कोण ए ले लूं। मैंने एक चित्र और बना रखा है जिसके अंदर मैं क्या करता हूं बच्चों कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस वाले के अंदर मैं कोण सी ले लेता हूं। यानी ऊपर वाले के अंदर तो मैंने ए लिया है, नीचे वाले के अंदर मैंने क्या लिया बच्चों, सी लिया है। तो बच्चों अगर मैं दोनों के अंदर अलग अलग कोण लेता हूं, तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैंने नीचे वाला कोण लिया तो ये तो क्या रहेगा, मेरा आधा रहेगा हमेशा, लंब मेरा यही रहेगा और कर्ण ये रहेगा। यानी कर्ण तो फिक्स है, लेकिन बच्चों लंब और आधार क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कर्ण तो नीचे वाले की बात करूं तो यहाँ मैंने कोण ए लिया है, तो बच्चों इसके लिए कर्ण ये रहेगा लंब और ये क्या रहेगा, आधार। लेकिन अगर मैंने कोण सी लिया है तो बच्चों क्या होगा, आधार इसके साथ वाली भुजा क्या बन जाएगी, आधार, और नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, उसका लंब हो जाएगी। ये चीज हमेशा याद रखनी है। अगर कोण ए की बात कर रहा है तो बच्चों कर्ण तो दोनों में फिक्स होगा, लेकिन आधार और लंब बदल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके साथ जो संलग्न भुजा है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। इस कोण की बात कर रहा हूं, कर्ण तो फिक्स रहेगा, इसके साथ संलग्न भुजा कौन सी है बच्चों, ये वाली है, ये क्या कहलाएगी, इसका आधार, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसका लंब हो जाएगी। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना है। अगर ये ट्रिक पता है तो हम आसानी से सारे सवालों को कर सकते हैं, और हमें टेबल पता होनी चाहिए। अगला बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो चैप्टर नंबर अगर हम बात करें 6 और 10, बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे परिमेय का ज्यादा रोल होता है। यहाँ पर प्रमेय 2 है बच्चों, उनको देख लेते हैं क्या क्या प्रमेय क्या क्या बोल रही है। पहला बोला है किसी वृत्त के किसी बिंदु पर
स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यानी बच्चों एक वर्ण ने क्या बनाया, व्रत बनाया, इसके बाहर क्या बना दी, एक स्पर्श रेखा है जो कितनी जगह स्पर्श कर रही है उसको, एक जगह। और बच्चों ये क्या हो गई, हमारी त्रिज्या हो गई, यानी ये व्रत का केंद्र है, ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। और ये क्या हो गई हमारी बच्चों यहाँ पर स्पर्श रेखा है। तो बच्चों ये जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, ये हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये यहाँ पर मैंने बोला है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो इस प्रकार से हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट कि बच्चों देखो एक चीज याद रखनी, एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर बोला बाह्य बिंदु क्या है, इस पर P है, इससे मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक तो क्या हो गया PQ हो गया, दूसरी क्या हो गई बच्चों PR हो गई। तो ये प्रमेय कहते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी ये जो PQ है ये किसके बराबर होगी बच्चों, PR के बराबर होगी। यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी, दो रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये भी याद रखना। और साथ ही बच्चों उनकी लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर देखें, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। यानी बच्चों कोई भी बिंदु है तो यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। दूसरा बोला है कि केवल एक और एक स्पर्श रेखा, यानी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, ये एक बिंदु है तो इसे कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, केवल एक ही हो सकती है। फिर बोला है कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी हो सकती है बच्चों, दो हो सकती है। और वृत्त के ऊपर कितनी हो सकती है, तो बच्चों अनंत हो सकती है। यानी एक वृत्त के ऊपर अपन अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और वृत्त के ऊपर कोई अगर एक बिंदु है तो उसे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर ओनली केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों हमें वृत्त पता होना चाहिए। अगर हम बात करें वृत्त की तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें बच्चों, ये तो क्या हो गया, एक वृत्त है। अगर मैं बात करूं इसकी, जो वृत्त का केंद्र है ये क्या कहलाएगा, केंद्र। अगर मैं इसको परिधि से मिला दूं, यानी ये जो बाहर का आवरण है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, वृत्त की परिधि हो गया। ये क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई। अगर मैं इसको आगे मिला दूं तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास। यानी इधर की त्रिज्या और इधर की त्रिज्या, यानी 2r बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये क्या कहलाएगा, हमारा वृत्तखंड। यानी अगर मैंने यहाँ पर एक जीवा खींची, बच्चों ये भी याद रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास जब भी जीवा खींचोगे वो वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक तो बच्चों लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं, एक वृत्त बनाया और बच्चों मैंने क्या क्या बना दी, दो त्रिज्या बना दी और इनको आपस में मिला दिया, तो बच्चों ये जो नीचे और ऊपर त्रिज्या से बनने वाला खंड क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। तो नीचे वाला तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा जो त्रिज्यखंड है ये तो हो जाएगा लघु, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी यहाँ पर हमने दो त्रिज्यखंड बनाए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई आर होगा। साथ ही बच्चों यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, इसका परिमाप या इसकी परिधि की बात करें तो क्या होगा, पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि वृत्त के चतुर्थांश की परिधि क्या होगी। चलो बच्चों ये कैसे निकाला है इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि एबीसीडी में ये बहुत बार पूछा गया है कि ये जो वैल्यू ये कैसे मिली। तो हमें पता है बच्चों एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें वृत्त की तो वृत्त को मैंने कितने भागों में बांट दिया, 4, क्योंकि कितने चतुर्थांश होते हैं अपने पास, 1 2 3 और 4 होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो वृत्त की परिधि की बात करें, टोटल कितनी होती है 2 पाई आर। मैंने कितने भाग किए परिधि के, 4 किए, तो मैं किसका भाग दूंगा बच्चों, 4 का भाग दूंगा। उसके बाद अगर मुझे इसका परिधि निकालनी, बच्चों यहाँ पर परिमाप पूछा, परिमाप क्या होता है परिधि, बच्चों इसका निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, देखो एक त्रिज्या इधर है एक त्रिज्या इधर है, तो बच्चों क्या लिख देंगे इसमें 2r और जोड़ देंगे। अब पता चल गया होगा कि यहाँ पे 2r क्यों लिखा, एक वृत्त है मैंने उसके 4 भाग कर दिए, क्योंकि चतुर्थांश कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। और प्रत्येक के बीच जो कोण होता है वो भी पूछा जाता है कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो बच्चों 4 भाग किए मैंने, तो किसका भाग दूंगा इसमें, 4 का। और यहाँ पर अगर एक चतुर्थांश का मुझे क्या निकालना है, परिमाप या परिधि निकालनी है, तो बच्चों यहाँ पर एक त्रिज्या है इधर और एक त्रिज्या इधर। मतलब अगर परिमाप या परिधि की बात करो तो क्या होता है, उसकी दीवारों को जोड़ना है। ये दीवार तो मैंने ले ली क्योंकि 2 पाई आर में किसका भाग दे दिया, 4 का। फिर ये दोनों क्या है, ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हो गई दोनों, तो 2r हो जाएगा। तो 2r क्या कर लेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले तो बच्चों पाई आर प्लस 4r बटे हुए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त की बात करो तो बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आधे का मतलब 2 का भाग दे दो।
बच्चों पाई का मान या तो 22/7 रखना है या 3.14, दोनों में से आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आपको 3/14 रखना है तो आप 3.14 ही रखेंगे। अगला है वृत्त का त्रिज्यखंड, जो भी हमने देखा था, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे क्षेत्र को उसका त्रिज्यखंड कहा जाता है। यानी बच्चों यहाँ पर देखो दो तो त्रिज्या है और एक क्या है, चाप है, दोनों से मिलकर जो भी क्षेत्र बनेगा उसको हम त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। जो छोटा वाला भाग है बच्चों वो तो क्या कहलाएगा, लघु, और बड़ा वाला भाग क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा बच्चों, 360 माइनस थीटा, क्योंकि एक वृत्त का जो कुल कोण होता है उसका मान 360 डिग्री होता है। तो नीचे वाला थीटा है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा बच्चों, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अगले की बात करें यहाँ पर तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे हुए 360 और पाई आर स्क्वायर। अगला है अगर मुझे दीर्घ की पूछे तो 360 में से उस थीटा का मान माइनस कर दो। अगला है कि यहाँ पे थीटा चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अगला है बच्चों यहाँ पर वृत्त का त्रिज्यखंड, ये अभी हमने बच्चों यहाँ पर भी हमने देख लिया त्रिज्यखंड। तो अब हम देखते हैं वृत्तखंड क्या कहलाता है। बच्चों ये वापस रिपीट हो गया है, ये यहां से देखते हैं कि चाप की लंबाई, बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कि थीटा बटे हुए 360 और 2 पाई आर। तो बच्चों चाप की हमें क्या बतानी है, लंबाई बताने की, वो जो चाप दे रखा है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों थीटा बटे हुए 360 और किससे गुणा कर देंगे, 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि से। चाप की लंबाई हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। बच्चों अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 एल इंटू आर। एल का मतलब है चाप की लंबाई भी दे रखी है आपको, और अगर आपको त्रिज्या का मान पता करना हो तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लें एक बार, क्योंकि 100% एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इसके ऊपर। अगला है वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड में क्या होगा बच्चों, देखो वृत्त की जीवा दो भागों में विभाजित करती है, यानी जो वृत्त की जीवा है वो क्या करेगी, वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। इसके बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड और छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। यानी देखो एक तो ऊपर वाला ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, नीचे वाला तो क्या छोटा है तो लघु हो जाएगा, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड। साथ ही बच्चों यहाँ पर देखो ये वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। अगर हम इस पूरे की बात करते तब तो क्या कहलाता त्रिज्यखंड, लेकिन मैंने बीच में जीवा और बना दी जो वृत्त को दो भागों में बांट रही, तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो वृत्तखंड कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है तो हमें इस त्रिभुज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर बोला है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे हुए 360 पाई आर स्क्वायर। उसमें से देखो अभी हमने इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था बच्चों, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक वृत्त बनाया मैंने क्या बना दिया, ये पूरा क्या हो गया बच्चों, मेरा एक त्रिज्यखंड हो गया। इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। अब मुझे क्या करना है, इसको बच्चों वृत्तखंड में बनाना है। तो ये भाग तो मुझे चाहिए नहीं, केवल मुझे क्या क्या चाहिए बच्चों, ये वाला भाग ही चाहिए, नीचे वाला भाग ही चाहिए, ये छोटा दीर्घ वाला। ये वृत्त मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर है ना सूत्र किस प्रकार से लगाना, ये थीटा है। तो बच्चों यहाँ पर तीन चीजें, अगर कोण का मान 90 डिग्री हो तो 1/2 क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। अगर मुझे कोण का मान कितना दे रखा बच्चों, यहाँ पर 360 डिग्री दे रखा, तो मैं क्या करूंगा, √3/4 a स्क्वायर। तो बच्चों 3/4 क्यों आया, क्योंकि 60 डिग्री कब होता है, जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हो बच्चों, 60 डिग्री, यानी वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। उसका सूत्र क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ए का मतलब भुजा का स्क्वायर। उसके अलावा कोई सा भी कोण दे रखा है तो बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों के अलावा, यानी 90 का सूत्र हो गया, 60 का हो गया, तो आपको क्या करना है, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे हुए 2 और कोस थीटा बटे हुए 2 सूत्र लगाना है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखो यहां पर भी दे रखा है हमें 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये सूत्र नहीं लगाना है, मैंने बताया वही याद रखना है। अगर 90 डिग्री है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अगर 60 डिग्री है तो √3/4 a स्क्वायर, ए का मतलब भुजा। अगर इसके अलावा कोई सा भी कोण दे, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे हुए 2 और कोस थीटा बटे हुए 2 हो जाएगा। अगला यहां पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, लघु चाप का डिग्री माप 180 डिग्री से कम होता है, यानी जो कोण होगा उसका मान क्या होगा, 180 से कम होगा। दीर्घ चाप का डिग्री माप होगा वो क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, अभी हमने देखा था, सारे कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि इसको 4 भागों में बांटा है। कुल कोण का मान कितना होता है, 360, 4 का भाग 2 कितने डिग्री आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री आ जाएगा। वृत्त के केंद्र पर बने कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। घड़ी की सुई की बात कर रहा है 1 मिनट में, तो बच्चों हमें पता है कि कुल कोण का मान कितना होता है वृत्त का, 360, और हमें पता है कि ये जब एक चक्कर लगाता है सुइया मिनट का तो कितना होता है बच्चों, टोटल
जो कितनी बार घूमता है वो मिनट होते हैं 60 होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 60 का भाग दे दो, 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला है, अगर हम बात करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगला है बच्चों हमारा जो चैप्टर 12 है उसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, घन की। घन का मतलब होगा ये किससे मिलकर बना होगा बच्चों, वर्ग से। यानी किससे मिलकर बना है बच्चों, ये वर्ग से, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, हमारा वर्ग कहलाता है। वर्ग किससे मिलकर बना है, वर्ग बनेगा घन से। यानी घन किससे मिलकर बना है, वर्ग से। और वर्ग की सारी चीजें अगर हमें पता है तो बच्चों हम घन का पता कर सकते हैं। यानी इसकी जितनी भी भुजाएं हैं, मानो ये ए, तो सारी भुजाएं क्या होगी बच्चों, इसकी ए ही होगी। फलक कितने होते हैं इसके, 6 होते हैं। किनारे की बात करें तो बच्चों अगर इनको हम गिनने बैठे तो कितने होंगे बच्चों, 12 होंगे। शीर्ष की बात करें तो कितने होंगे इसके, 8 शीर्ष होंगे। घन का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, देखो अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहां पर कितने हो गए बच्चों, 6 फलक हो गए। तो क्या करेंगे, 6 वर्ग मिलकर के क्या बनता है, एक घन बनता है। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, 6a² हो जाएगा। फिर बोला है पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों ऊपर और नीचे वाले भाग को छोड़ दो, कितना बच गया, 4 भाग बच गया, तो 4a² हो जाएगा। घन के आधार का क्षेत्रफल, तो बच्चों आधार में क्या है, हमने अभी पढ़ा है कि ये वर्ग से मिलकर बना है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो बच्चों नीचे एक पृष्ठ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। घन के विकर्ण की लंबाई, ये भी याद रखनी है, √3 इंटू भुजा। आयतन की बात करें तो बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या है, ए है। तो सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, a³ हो जाएगा। अगली बात करें अगर घनाभ की, तो घनाभ किससे मिलकर बना है बच्चों, हमारा आयत है उससे मिलकर बना है। यानी जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाता है, हमारा आयत कहलाता है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी LBH हो गया। फिर बोला है घनाभ का क्षेत्रफल, तो बच्चों देखो यहां पर अगर हम बात करें घनाभ का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें तो लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। इसी प्रकार चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, क्योंकि 3 बार आ रहा है। सब कितनी बार आएंगे बच्चों, 6 फलक है तो 6 बार आएगा, यानी सब कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, इसलिए 2 बार आ जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू लंबाई इंटू क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो बच्चों ये सब आयत की चीजें। आयत का क्या होता है बच्चों, अगर बात करें तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन इसमें ऊंचाई और होगी, क्योंकि देखो आयत के अंदर 2 ही भुजा होती है, घनाभ के अंदर 3 होती है, तो ऊंचाई और होती है। ऊंचाई से क्या कर देंगे, इसको गुणा। तो बच्चों अगर हमें वर्ग और आयत का क्षेत्रफल पता है तो घन घनाभ का निकाल सकते हैं। घनाभ का आधार, आधार का मतलब हो गया कि इसके नीचे क्या होता है बच्चों, एक आयत होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, एक तो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, यानी तीनों को क्या करेंगे, वर्ग करके स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा घनाभ का विकर्ण कहलाता है। अगला है अगर हम बेलन की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर ये तो क्या हो गई, हमारी त्रिज्या हो गई, ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr, यानी बच्चों एक वृत्त है और साथ में इसकी ऊंचाई और दे रखी है, तो ऊंचाई से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। अगला है इसके आधार का क्षेत्रफल, तो बच्चों आधार में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर सबसे नीचे एक वृत्त दिख रहा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों देखो एक तो हमें दे रखा था 2πrh, संपूर्ण निकालना यानी पूरे को जोड़ना है, और उसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों, πr² और जोड़ देंगे, तो क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पर πr², एक ऊपर और एक नीचे, यानी कितने वृत्त है इसके अंदर, 2 है, तो एक πr² और हो जाएगा, यानी 2πrh और 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, r+h बच जाएगा। बेलन का आयतन होगा πr²h, तो बच्चों बेलन और शंकु का सेम ही होता है। अगर मैं इसका 1/3 निकाल दूं तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो किसका हो जाएगा, हमारे शंकु का आयतन कहलाता है। अगला है अगर हम बात करें शंकु की, तो वो जो बच्चों हमारा कोण आता है आइसक्रीम का, वो क्या कहलाता है, शंकु है। ये तो क्या हो गई ऊंचाई, ये क्या हो गया वृत्त की त्रिज्या, और इसको बोलते हैं बच्चों अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाती है, उसकी तिर्यक ऊंचाई है, यानी है भी ऊंचाई लेकिन क्या है, तिरछी ऊंचाई, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको एल के नाम से लिखते हैं, वो तिर्यक ऊंचाई हो गया। हमें पता है बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा एक समकोण त्रिभुज है, यानी ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा कर्ण हो जाएगा। नीचे वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमें इसका मान दे रखा हो h का और r का मान दे रखा हो, l का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि h का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, r का स्क्वायर, यानी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम r का मान भी h का मान भी निकाल सकते हैं। अगला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πrl हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr और r+l हो जाएगा, यानी वृत्त है तो एक वृत्त को और जोड़ना है, ऊपर क्या है πrl, तो πr कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, r+l हो जाएगा।
ऊंचाई की यहाँ पर बोला है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो बच्चों अभी हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा कर्ण यानी क्या है लंब एल है, यानी एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसका 1/3 निकाल दूं यानी उसमें 3 का भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों वो शंकु का आयतन कहलाएगा। अगला है बच्चों गोला और अर्धगोला, दोनों को एक साथ देखते हैं। ये क्या है एक गोला है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मैं इसके 4 भाग कर दूं, ए का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 का क्या हो जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के आयतन की बात करूं तो वो क्या होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर मैं अर्धगोले की बात करूं तो बच्चों दोनों को अपन क्या कर देंगे आधा, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धगोला मतलब गोले का आधा, 2 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आयतन की बात करें तो इसमें भी 2 का भाग दे दो, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का देखो यहाँ पर एक चीज है कि गोले का पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या होगा देखो नीचे यहाँ पे क्या है ऊपर भी वृत्त है, पूरे का अपन ने निकाला था वो कितना आएगा बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त ऊपर और बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या हो जाएगा। 1 लीटर में कितना होता है बच्चों 1000 घन सेंटीमीटर होता है, कितना होता है बच्चों घन सेंटीमीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है बच्चों वर्ग, यानी स्क्वायर लगाना है। आयतन किसमें होता है बच्चों घन के अंदर होता है। ठोस और आकाश में जितना स्थान गिरता है वह उसका आयतन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर 2 चीजें, एक तो होता है क्षेत्रफल और एक क्या होता है बच्चों आयतन होता है। तो देखो आयतन क्षेत्रफल का मतलब तो हो गया, अगर हम बात करें तो इनके दीवारों को गुणा करने में कितनी जगह हो गई उसको गुणा करेंगे तब तो क्या कहलाएगा क्षेत्रफल, और इसके अंदर कितनी चीज भर सकते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों उसका आयतन कहलाता है। अगला है चैप्टर नंबर 13 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, क्योंकि बच्चों ये कितने नंबर का है 13 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाने वाले हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से बच्चों, वहां पर लिखा हुआ था कि आंकड़ों में से एक आंकड़े के पास जाने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा बहुलक हो गया, माध्यक हो गया और समांतर माध्य हो गया। साथ ही बच्चों इनका प्रतीक है, इसको x बार से लिखते हैं, इसको m से और इसको z से लिखा जाता है। चलो एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। माध्य ज्ञात करने की बच्चों 3 विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष, कल्पित माध्य और पग विचलन। प्रत्यक्ष विधि का मतलब हो गया कि सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ, यानी सबसे पहले हमें बीच वाला मान निकालना है, वर्ग अंतराल में से वर्ग बारंबारता, और दोनों को गुणा करके क्या निकाल देंगे बच्चों, अगर हमें उस बारंबारता का भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा प्रत्यक्ष विधि से इसका मान निकल जाएगा। दूसरा है बच्चों इसके अंदर हमें एक वैल्यू सोचनी पड़ती है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं ए, जिसको हम कल्पित माध्य कहते हैं। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए क्या हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा। डी का मान कैसे निकलेगा बच्चों, हम एक बीच का मान ले लेंगे x का, जो क्या करेगा हर x में से उस एक को घटाते जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास d का मान निकल जाएगा। पग विचलन विधि है, तो बच्चों इसके अंदर हमें सेम चीज करनी है लेकिन यहाँ पर ऊंचाई और लेनी है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ इंटू एच और हो जाएगा। और हमें क्या करना बच्चों u कैसे निकलेगा, तो u की बात करें तो एक्स आई माइनस ए तो है, इसमें h का भाग और दे देंगे। अगला है यहाँ पर माध्यिका और या माध्य क्या होता है बच्चों, बीच का मान होता है। आंकड़ों के सबसे बीच का मान क्या कहलाता है माध्यक और माध्यिका कहलाता है। अगर पदों की संख्या विषम हो, यानी बच्चों जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता, यानी 1 3 5 7 इस प्रकार के पद हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों टोटल पद है उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, जो भी पद आएगा वो क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे पास मान लो कि 2 4 6 8 और क्या देर का 10 देर का है, तो बच्चों देखो कितने पद है इसमें टोटल 1 2 3 4 5 है, 5 में 1 जोड़ो कितना हो गया बच्चों 6, 6 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 3, यानी तीसरा पद, तो 1 2 3, तो बीच का मान क्या हो जाएगा उसका बच्चों विषम पद क्या हो जाएगा उसका माध्यक। अगर सम पद हो यानी पदों की संख्या सम हो, तो बच्चों सबसे पहले n/2 यानी जितने पद रहेंगे उसमें 2 का भाग दे वह पद होगा, प्लस n प्लस 2/2 का भाग करके जो पद निकलेगा उसमें 2 का भाग देने पर हमें क्या निकलेगा बच्चों nवां पद निकलेगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यानी हमें सूत्र से कैसे निकालना है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा l प्लस n/2 माइनस सी एफ एफ इंटू एच हो जाएगा। m क्या हो गया माध्यक, l क्या हो गई बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा, n/2 क्या हो जाएगा जो f का सम है उसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा n/2। सी एफ का मतलब हो गया संचयी बारंबारता, जो वर्ग सेलेक्ट किया है उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता। f का मतलब हो गया बच्चों बारंबारता, जो वर्ग आपने सेलेक्ट किया है उसकी बारंबारता। h का मतलब हो जाएगा उसकी ऊंचाई। अगला है बच्चों बहुलक, बहुलक का मतलब होता है ऐसा
मान जो बार बार आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा बार आने वाला मान क्या कहलाता है बच्चों, उसका बहुलक कहलाता है। जैसे बात करें अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो क्या हो जाएगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एल की बात करें तो जो वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा, यानी बच्चों हमें एफ का मान देख रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका बहुलक हो जाएगा, उसको हम F1 से लिख देंगे। इससे पहले वाला वर्ग क्या कहलाएगा F0, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा F2। और साथ ही बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें ऊंचाई क्या हो जाएगी, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर कितना है वो हमारा H कहलाता है। अगला है बच्चों परास, इसके भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी अधिकतम मान में से अगर न्यूनतम मान माइनस कर दूं तो क्या कहलाएगा बच्चों परास। जैसे माना कि मेरे पास कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों सबसे उच्च मान कौन सा है, अधिकतम मान तो कितना है यहाँ पर 9 है, सबसे छोटा मान क्या है 2 है, अगर दोनों को घटा दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका परास 7 हो जाएगा। यानी अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाना है। वर्ग अंतराल यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा, इस प्रकार से आपने बहुत बार देखा होगा। इस प्रकार से ये तो निम्न सीमा होती है, क्या कहलाती है, उच्च सीमा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दूं तो मुझे क्या निकल जाएगा बच्चों, वहां पर वर्ग अंतराल तो दीर्घ का है, साथ ही बच्चों वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये सवाल है बच्चों, यहाँ पर एक सूत्र है, ये भी पिछले साल भी 2024 के अंदर पूछा गया था कि हमें बोला है कि इसका सूत्र क्या होगा, 3 माध्यक बराबर बहुलक बराबर 2 माध्य हो जाएगा। यानी 2 माध्य बच्चों आप ऐसे याद रखो इसको कि बहुलक बराबर होता है 2 माध्य माइनस 3 माध्य का, 3 माध्य का। इससे बच्चों आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस 3 माध्य का। आज का अंतिम चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, चलो इसको भी देख लेते हैं। प्रायिकता सबसे इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से, इस बुक का सबसे जो सरल पार्ट है वो ये वाला चैप्टर ही है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या कहलाती है बच्चों, उसकी प्रायिकता कहलाती है। साथ ही देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। चलो असंभव घटना क्या होती है, ऐसी घटना जिसकी घटने की संभावना नहीं होती है। मैं बोल दूं कि हेड और टेल, यानी मेरे पास एक सिक्का है तो उसमें क्या होता है या तो हेड या टेल। मैं अगर ऐसे बोल दूं कि हेड टेल दोनों एक साथ आ जाए, कभी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि सिक्का एक ही है तो एक बार में एक ही आएगा, तो वो क्या हो जाएगी असंभव घटना। निश्चित घटना, या तो हेड आए या टेल आए, यानी मैंने बोला कि एक सिक्के को उछालो हेड आना चाहिए तो हेड एक बार आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन बच्चों हेड आने की संभावना तो है ना, वो क्या कहलाएगी, हमारी निश्चित घटना कहलाती है। साथ ही बच्चों अगर बात करें कि होने की घटना और नहीं होने की घटना, इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। पी का मतलब होने की घटना और नहीं होने की घटना। एक निश्चित घटना है बच्चों, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये भी बच्चों आ चुका क्वेश्चन, यानी होने की घटना निश्चित है तो 1 होगा और असंभव घटना तो क्या होगा, उसका मान 0 होगा। और हमेशा जो भी प्रायिकता आती है बच्चों उसका मान हमेशा किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। कभी इससे बड़ा मान उसका नहीं होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या इन दोनों के बीच में होगा, कभी भी माइनस में भी नहीं होगा और 1 से बड़ा भी नहीं होगा। अब इसके अंदर 3 चीजें देखनी है बच्चों, एक तो हमारे पास सिक्का हो गया, दूसरा हो गया पासा हो गया और तीसरा बच्चों हमारे पास ताश है। यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिक्का है बच्चों तो हमें पता है एक तो हेड होता है और एक क्या होता है, सिक्के के ऊपर टेल होता है, यानी बच्चों यहाँ पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब 2 पार्ट होते हैं इसके, तो क्या लिख देंगे 2। एन का मतलब है सिक्कों की संख्या, अगर मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं तो एन का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी कितने परिणाम होंगे, 2, यानी या तो हेड आएगा या टेल। अगर मान लो मेरे पास 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, यानी 4 संभावना, यानी या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, एक में हेड, एक में टेल, एक में टेल, एक में हेड, यानी 4 संभावना हो गई। इसी प्रकार से बच्चों अगर मेरे पास 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी तीनों में हेड आ जाए, 2 में हेड, एक में टेल आ जाए, एक में हेड, दूसरे में टेल, फिर हेड आ जाए। इस प्रकार से बच्चों कितनी संभावना हो जाएगी, इसकी टोटल 8 संभावनाएं हो जाएगी। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसकी थ्योरी पता है तो आप इसके प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। पासे की बात करें तो टोटल कितने नंबर होते हैं, 6, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, n, यानी अगर मैं बात करूं कि एक पासा उछाला जाता है तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 घटना। अगर मैं बोलूं कि 2 पासे उछाले जाते हैं यानी 6 की पावर 2 कितना संभावना हो जाएगी बच्चों, 36 हो जाएगी। इस प्रकार से आप टोटल परिणाम निकाल सकते हो। अगला बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है ताश वाला, कुल पत्ते कितने होते हैं बच्चों, अगर मैं बात करूं तो टोटल पत्ते के होते हैं कितने, 52 होते हैं। फिर 26 में कन्वर्ट कर दो, यानी लाल कलर के कितने होते हैं, 26, और काले भी कितने होते हैं बच्चों, 26 होते हैं, यानी टोटल पत्ते 52 होते हैं, उसमें से 26 काले और 26 क्या होते हैं, लाल होते हैं। अब लाल में भी कौन सा हो गया बच्चों, एक तो पान हो गया और एक क्या हो जाएगा हमारा ईंट हो गया। इसी प्रकार इसको भी बच्चों 52 को 2 में भाग में डिवाइड कर दिया, यानी आधा आधा कर दिया। फिर 26 का आधा आधा करो, 13 इसमें चले जाएंगे, 13 इसमें। काले की बात करूं तो एक तो क्या हो जाएगा, चिड़िया हो गया, और एक क्या हो जाएगा बच्चों, हुक्म हो गया। तो 26 के आधे इधर भी ये 13 13 हो जाएंगे, यानी सबके अंदर 13 13 पत्ते होते हैं, केवल कलर का और चिन्ह का चेंज होता है।
अब 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों सबसे पहले आता है हमारा बादशाह, उसके बाद क्या हो जाएगा बेगम, उसके बाद क्या हो जाएगा गुलाम, उसके बाद दैला नैला, 8 7 6 5 4 3 2 और 1 को बच्चों क्या बोलते हैं? हम इक्का बोलते हैं। यानी सभी के अंदर यही पत्ते होने वाले हैं। अब ये जो शुरू के 3 पत्ते हैं ये क्या है बच्चों? चित्र वाले पत्ते हैं, यानी 3 चित्र वाले पत्ते इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है और 3 इसके अंदर है। यानी अगर बात करें तो चित्र वाले पत्ते टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। यानी 52 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो 40 पत्ते क्या हो गए बच्चों? बिना चित्र वाले। यानी 40 पत्ते तो हो गए बिना चित्र वाले और 12 पत्ते हो गए हमारे चित्र वाले। यानी टोटल 52 में से 12 चित्र वाले पत्ते होते हैं और 40 बिना चित्र वाले पत्ते होते हैं। सबके अंदर 13-13 पत्ते हैं, लेकिन बादशाह बेगम गुलाम क्या होता है? चित्र वाला पत्ता होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप देख सकते हैं बादशाह 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती है, गुलाम भी 4 होते हैं और बाकी जो मैंने लिखा हुआ सब क्या होते हैं? 4-4 होते हैं। तो बच्चों आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट इसके सूत्र थे उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन के द्वारा उसको देख सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखना ना भूलें। साथ ही बच्चों शेखावटी मिशन का एक मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, दूसरा आज अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।